हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी कि एनसीईआरटी क्लास 8 का पॉलिटी सिविक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, दिस वीडियो इज ह्यूज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें जीएस पेपर के अंतर्गत यहाँ पे आपका पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस तरह इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर 1 क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का प्रारूप क्या है और किसी भी देश के लिए संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात को बताया गया है। ठीक है, देखो संविधान समझने से पहले एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताया गया है। एक गेम को लिया गया जिसमें ये फुटबॉल को बताया गया है कि एक फुटबॉल होता है जिसमें एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी अपने बांह से यानी हाथ से गेंद को नहीं पकड़ सकता है। ठीक, इसी तरह से क्रिकेट या कोई अन्य खेल होती है उसमें भी कोई नियम और कानून होती है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा नियम क्यों बनाया गया? देखो, अगर हाथ से हर कोई पकड़ने लग गया तो फिर फुटबॉल खेल ही नहीं, गेम ही नहीं होगा। इसके अलावा कि कोई भी और गेम है उसमें अगर कोई खास नियम कानून नहीं होगा तो सही ढंग से चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारे समाज में अगर कोई खास नियम नहीं हुआ, नहीं अगर कोई कानून हुआ तो इस ढंग से हमारे समाज है वो सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो आधुनिक जो देश है, जो इस समय है, जो हमारे समाज में जो भी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें होती है हमारे समुदाय के लिए, उस सारे चीज़ों को हम लोग लिखित रूप में जो दस्तावेज के रूप में तैयार किए हैं वो कहलाता है संविधान। अब सवाल है कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर क्यों पड़ेगी किसी देश को संविधान की जरूरत? देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर जो देश है उसके पास खुद का संविधान है। ठीक, आमतौर पे सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास खुद का संविधान होगा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानिए कि यदि उनके पास संविधान है तो वे लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश नहीं भी है उसके पास भी तो कुछ न कुछ नियम कानून, कुछ न कुछ संविधान होगा। ठीक, तो संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को बताता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके, यानी अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश को बना सके। यह उसको संविधान जो है उनको आज़ादी देती है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज के मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको या देश के सभी लोग अपने देश के चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर एक समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये जो पूरी बात है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आपको एक बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर एक नेपाल एक देश है जिसके एक ऐतिहासिक घटना पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। आप समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि माध्यम के इस तरह से पढ़े होंगे कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान की मंजूरी दे दी है। अब सवाल उठता है कि पहले से जो वहाँ संविधान था तो इसके बाद जो आंतरिक एक और नया संविधान जो है वहाँ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका कारण यह था कि कुछ समय पहले नेपाल में एक राजतंत्र था, यानी कि वहाँ राजा का शासन था। वहाँ का राजा शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास होगी। यानी जब 1990 में संविधान बनाया गया तो उसमें ये इस बात को बार जोड़ दिया गया कि जो सारी शक्ति है उसका जो केंद्रण है वो राजा होगा। ठीक, अब पिछला जो संविधान था वो राजा के लिए था, लेकिन नेपाल के कई लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा को
सत्ता खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और उन्हें एक नया संविधान चाहिए थे। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें आदर्श नहीं थे, वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वो लड़ते रहे थे। जिस तरह से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र में एक अंश उसका दिया गया जहाँ पे लोकतंत्र के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक, देखिए आइए इसके बारे में, नेपाल के संघर्ष के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, नेपाल के लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हुए थे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हुए थे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक चली। 1990 में हुई, उसके बाद 2002 तक ही मात्र चली, यानी 12 साल कामयाब रही। अक्टूबर 2001 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में क्या किया, लेना शुरू कर दिया। उसके बाद फरवरी 2005 में राजा ने शासन का बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में क्या किया, ले लिया। 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते का दस्तखत कर दिए। इस समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने के उम्मीद दिखाई देने लगे। लोकतंत्र के लिए चल रहा आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। तब उसके बाद आंदोलनकारियों थे, उन्हें राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर करके आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा की तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ठीक, चलिए, संविधान की दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी किस तरह से देश की राजनीतिक व्यवस्था होगी उसको जो तय है वो संविधान ही करता है। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि इसमें जो शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगा, ये पुराना संविधान में कहा गया है। लेकिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था की चुनी है वहाँ निर्णय प्रतिक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाती है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वो सत्ता का जिम्मेदारी है वो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर भी एक संभावना बनी होती है, क्या संभावना बनी होती है कि जो नेता जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। जो हमारे नेता है वो सत्ता का जो है वो दुरुपयोग कर सकते हैं, यह भी एक संभावना बनी होती है। ठीक, यह जो विकृति का बचाव का उपाय है वो संविधान में मिलता है। ये जो विकृति है ऐसा उत्पन्न ना हो, इसका बचाव किस तरह से हो, ये भी हमारे संविधान में इसकी संभावना जो है वो मिलती है। राजनेताओं द्वारा सत्ता का एक दुरुपयोग से कई लोगों को भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण आपको हम आगे दिखाते हैं। सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है इसका आपको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखाते हैं। देखिए, सुरेश जो है एक अपने कक्षा का एक मॉनिटर है। ठीक, तो उसके जो सहपाठी इतना उस दबंग है कि उसके जो सहपाठी है वो भी उसको पसंद नहीं करते हैं। अब इसका ख्याल रखते हुए सुरेश को मौका का फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उनकी जो टीचर होती है वो कहीं बाहर चली जाती है और इसका सारा बागडोर है वो उसको सुरेश को दे दिया जाता है कि क्लास को संभालना है, सबको ठीक ढंग से रखना है। अब अनिल को तंग करने के लिए वो क्या करता है कि अनिल, आज मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। अनिल बोलता है लेकिन मैंने किया क्या? फिर जब मैडम वापस लौटती है तो जब बोलता है जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब मैडम बोलती है, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना होगा, तुम्हें आज 100 बार लिखो कि मैं मॉनिटर्स को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया नहीं। यहाँ पे देखिए, जो अनिल था वो तो कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पे सुरेश ने सत्ता का दुरुपयोग किया। तो इस तरह से
राजनीतिक पार्टी जो भी हमारे द्वारा जो चुने गए जो नेता होते हैं वो भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए भी संविधान में प्रारूप बनाया गया है। देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में, लोकतंत्र में ही ऐसा व्यवस्था किया कि संविधान में एक नियम ऐसा बनाया गया है जिसमें राजनेताओं के हाथों सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन अगर राजतंत्र होता तो वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था होता ही नहीं है जिसमें ये हो सके कि अगर कोई फैसला, कोई अगर डिसीजन ले लिया राजा तो उसको कोई रोक सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे निरंकुश होता है। इसलिए इस तरह से संविधान जो है यहाँ पे अहम योगदान निभाती है। चलिए देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। ठीक, देखिए, लोकतंत्र के संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर जो समूह है किसी दूसरे कम ताकतवर समूह के लोगों को खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। यह भी संविधान में आपको निश्चय किया गया है कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपने कम ताकतवर को दबा नहीं सकता। उसको दबाने की कोशिश अगर करेगा तो उसके खिलाफ जो कुछ भी होगी वो हमारे संविधान में दिया गया है। देखो, ऐसा किस तरह से हो सकता है, इसका एग्जाम्पल से आप समझिए। यहाँ पर खेल की घंटी जब बज गई, एक लड़का का टीम, एक लड़के की टीम। लड़का टीम करता है क्रिकेट खेलेंगे, जबकि लड़के टीम करता है कि हम क्या बास्केटबॉल खेलेंगे। ठीक, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष को उठकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। या अब उसके बाद होता है फाइनली डिसीजन ये ले जाता है कि लड़का जीत जाता है और लड़का जीत गया और फाइनली वह क्रिकेट खेलने के लिए राजी हो गया। अब लड़की बोलती या तो होना ही था, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इस कारण से लड़का का यहाँ जीत होना चाहिए था। हमें सदा यही करना पड़ता है, लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या क्या है, कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला सुनाने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। यानी जो कम है, जिसकी स्थिति कम है, यानी जो अल्पसंख्यक है, उसकी बात को भी सुनी जा सके, ऐसा प्रारूप जो है हमारे संविधान में बनाया गया है। आगे, इस तरह का अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में पैदा ना हो सके जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उसका नुकसान होता, जैसा कि इस चित्रकला में आगे हम लोग देखे हैं। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ में वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यक के समान रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक, या तो फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ दो लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर समुदाय वर्चस्व कहते हैं। देखिए, यहाँ पे संविधान का जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है, यह जो संविधान है वो हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह सुनने में जरा अजीब आपको लगता होगा कि कई बार इस मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से कहते हैं, ऐसे विचार को व्यापक हितों को नुकसान हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं को बचाने में मदद करता है जिसे समझने के लिए नीचे आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाया गया है। देखिए, एक लड़की शबनम है जो कि पढ़ना चाह रही है, उसको कल एग्जाम है उसका, और आज वो उसको 2 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसका सीरियल आने की उसको टीवी पर कुछ देखना भी है, तो वो बड़ा परेशान होती है कि पढ़े या फिर देखे जाकर टीवी। शबनम की माँ जो है वो बोलती है कि इतना परेशान क्यों हो, तो शबनम बोलती है मुझे यार टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे इस बात को सोच रहे हैं कि आप आज ही रात कोई भी टीवी ना देखे तो कल शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। फिर उसके बाद फाइनल ऐसा ही होता है। फिर फाइनली जब एग्ज़ाम देने जाती है शबनम,
तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो चैप्टर जो पढ़े ना, जो उसके बाद में पढ़े थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आया है। यानी कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सके, यानी जिससे देश की आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक, यानी पार्टी जो पॉलिटिक्स होता है, जो इधर उधर जल बदल जो होता है, जो पार्टी पॉलिटिक्स होता है, यह बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन में सौंप देना चाहिए या फिर फौजी को शासन में ले आना चाहिए। इस भावना में यह लोग बहुधा यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि जो लॉन्ग टर्म्स के लिए, जो लंबे समय के लिए, यह जो तानाशाही शासक है या जो फौजी व्यवस्था, जो फौजी का जो शासक है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस बात को लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के कुछ जो आयाम है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आयाम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पर देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इन बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जो स्वतंत्र भारत है वो किस तरह का होना चाहिए, इस पर विचार होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ा था, वह बहुत ही दुखदायी होते थे। क्योंकि वह भारतीयों के द्वारा नियम नहीं बनाया गया था। वह जो है वो अंग्रेजों की दमन नीति को ध्यान में रखते हुए नियम को बनाया गया था। ठीक, इसके लिए शासन में जो भारत के जो लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने लोकतांत्रिक देश को होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया। सभी को सरकार में हिस्सेदारी भी हो, इसका अधिकार मिले, ऐसा भी व्यवस्था किया। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, यानी वे लोग इस बात पर तय करने में लग गए कि भारत में लोकतांत्रिक जो सरकार होगी उसका गठन किस तरह से हो, इसके कामकाज का नियम क्या हो। यह काम किस एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। अब 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, यानी जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें 300 लोगों ने योगदान दिया था, यानी वो जो 300 लोग थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। और अगले 3 साल तक संविधान सभा की बहुत सारे बैठक होती रहे। यहाँ पे एक सीन दिया गया है संविधान सभा के बैठक का, जिसमें ये देख रहे हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए संविधान सभा का गठन तो हो गया, लेकिन बहुत आसानी से उस संविधान को हमारे यहाँ जो है वो बना दिए, ऐसा नहीं था। उनके सामने बहुत सारे जिम्मेवारी थे, यानी कि उनके साथ जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। क्यों विपरीत परिस्थिति थी? क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान का जो विभाजन था वो लगभग हो चुका था, और साथ ही साथ हमारे देश है उसमें कई समुदाय थे। ना तो भाषा एक थी, ना ही धर्म एक था, और ना ही एक जैसी संस्कृति भी थी। इस कारण से संविधान लिखा जाना एक बहुत बड़ी यानी कि उपलब्धि यानी कि हमारे देश के लिए होती उस समय। तो अब एक चीज़ और था कि हमारे जो देश बहुत सारे जो ऐसे जगह थे, ऐसे जो साम्राज्य थे, जो कि उनको पता ही नहीं था कि हम किस ओर जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल यानी कि अपने भविष्य के बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम किधर जाएं। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत बहादुरी से पूरा किया, क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल इनके विपरीत थी, और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता को बहुत गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन की जनता की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर काफ़ी जोर दिया गया। यानी कोई भी जनप्रतिनिधि चुने वो जनता उसमें योगदान दे, इस पर काफ़ी जोर दिया गया। ठीक, चलिए देखिए इससे आगे पढ़े थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर की कुछ बातें थी वो यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि भारतीय जो संविधान सभा में
उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों को आह्वान किया कि सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़कर चढ़कर आप क्या हो, शामिल हो। आगे संविधान का कुछ आयाम है, जैसे संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है, वो आगे आपको बताया गया। देखो, इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना। संघवाद का मतलब है, एक लाइन में अगर समझे तो बस यही होता है कि कोई भी देश है, उस देश में एक से ज़्यादा जो लेयर है, स्तर का सरकार होना, यही संघवाद है। ठीक, हमारे देश में भी ये संघवाद है। क्यों है, देखिए, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र पर भी होती है, और पंचायती राज व्यवस्था में शासन के तीसरा स्तर है। यानी कि जो हमारे देश की जो सरकारें हैं वो 3 स्तरों में क्या है, बटा हुआ है। हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। अब सवाल है कि हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था क्यों की गई, तो इसलिए की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वामित्व अधिकार है, यानी कुछ मुद्दे पर वो खुद फैसला ले सकता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान देना। ठीक, देखिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपको वीडियो के लास्ट में हम पूछेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिसमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। यानी कि इसमें ये व्यवस्था किया गया है संविधान में कि कौन से स्तर का सरकार कौन से मुद्दों के लिए कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सके। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं करते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोगों के लिए सभी स्तरों के सरकार द्वारा बनाए गए कानून की और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद चलिए देखिए, इसके बाद जो आगे है वो क्या होती है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक, यानी कि सरकार को चुनने के लिए जो जनता है, वो लोग हैं, वो खुद वोट देते हैं, डालने खड़े होते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जो संविधान की रचना कर रहे थे, देखिए, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य क्या कर दिया, बना गया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगी, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। यानी प्रतिनिधियों के चुनाव में देश की सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, इसका मतलब क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक, इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी हो, क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद आपका है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब सवाल है विधायिका है क्या। देखो, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि वह प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं वो होते हैं, कहलाते हैं विधायिका।
कार्यपालिका में ऐसे लोग यानी ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने में का काम करता है, यानी कानूनों को लागू करने और शासन चलाने में जिन लोगों का काम होता है वो कहलाते हैं आपका कार्यपालिका। इसके अलावा न्यायपालिका जो है वो न्याय व्यवस्थाओं को देखता है, न्यायालय जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, उस व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, अब किसी भी शाखा में देखो, इसके बारे में आप आगे देखिएगा, न्यायपालिका के बारे में आगे पढ़ना है आपको। तो किसी भी शाखा को दुरुपयोग ना हो, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों को शक्तियों को एक दूसरे से अलग की गई है, यानी कि जो तीनों अंग है वो बिल्कुल फ्री है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, इसलिए ऐसा क्यों किया गया? ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह से तीनों अंगों के बीच बैलेंस बना होता है। चलिए इसके बाद देखिए 4 नंबर पे है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों के राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक के अधिकारों का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक, उसके बाद मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का है। संविधान सभा के सदस्यों का यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाए। इस सिद्धांत को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। देखिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर कुछ अधिकारों को वर्णित किया गया है, जैसे समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोग को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में इसी किताब में आगे आप पढ़िएगा। छुआछूत की इस प्रथा को भी उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरा दुख इसका है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल किया गया है। इसके बाद आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 बरस से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इसके अलावा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आपका था संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।
उसके बाद जो दिया गया है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में भी जा सकता है। अब देखो आगे यहाँ पे दिया है किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि कोई 13 साल का कोई बच्चा यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखानों में मजदूरी करता हो, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता हो, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। आगे हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्षता वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि हम कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश के अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते हैं, खेल बदल जाते हैं, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। यह नेपाल यह देख चुके हैं। आप नेपाल में वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत, एक साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। ऊपर हमारे संविधान, भारतीय संविधान के इन आयामों को जिक्र किया गया है। कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने की मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक में बाकी जो आगे जो चैप्टर होगा उसमें आपको डिटेल में बारे में इसमें समझाया गया है। उपरोक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर जो ये चित्र दिख रहा है वो जो तस्वीर है वो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के विभिन्न सदस्यों, भारतीय जो संविधान है उसके विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरी जो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें डॉक्टर अध्यक्ष, जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे निचले चित्र में दाएं दिखाई दे रहे हैं। ये राज्यपाल। अब यहाँ पे आपको चित्र पहले दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे 2 चित्र है, ये जेएल नेहरू है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जेएल नेहरू है, इस तरह से जेएल नेहरू यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चित्र में है। दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े थे। तो ये जो मंत्रिमंडल है इसको भी आप एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक, जो भी मंत्रिमंडल यहाँ पे दिया गया है उसको एक बार गौर से देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इस सब जो सवाल है इसका जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको इसका जवाब देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप चाहें तो इसका एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इस तरह से ये जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ठीक, यानी कि आप जो अब तक है चैप्टर नंबर 1 जो इसका जो पॉलिटी है जो क्लास 8 का वो पढ़ चुके हैं। देखिए वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जोड़ दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।